बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पाकिस्तानी कल्चर उसकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न के मुतालिक बात हुई है। स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर इज़ हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फिट टुगेदर, यानी जो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे जो बेसिक जो 3 टाइप्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुई हैं। सबसे पहला जो है वो है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में ये होना चाहिए कि उसमें जो वर्ब है वो मस्ट बी ट्रांसिटिव, यानी उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी तौर पर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आई ओपन द डोर। ठीक है। तो यहाँ पे आई ओपन मैंने खोला, क्या खोला ये नहीं पता, तो इसलिए जो ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है वो यूज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आई ओपन द डोर यानी मैंने दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में वर्ब का जो ट्रांसिटिव होना मस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब जो है वो उसमें हमें पता चल रहा होता है कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोला, यानी दरवाजे पे काम हो रहा है, दरवाजे को खोला जा रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में है जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। यानी डायरेक्टली जो वर्ब है उस पर काम हो रहा होगा। अच्छा, सेकंड पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे डबल ओ है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें वर्ब से ही पता चल जाता है हमें कि वर्ब वो जो एक्शन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें वर्ब से पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी उसके मज़ीद जो डायरेक्टली जिसे हम वर्ब से हम डिफाइन नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ द वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन, यानी जिस वर्ब में काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट के बारे में उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ बुक इन दिस सेंटेंस, फॉर एग्जांपल शी बॉट नोरीन अ बुक, यानी उसने नोरीन के लिए एक बुक खरीदी। तो यहाँ पे शी बॉट नोरीन, बॉट क्या खरीदी यानी बुक। तो डायरेक्ट जो है वो यानी जो हमें पता चल रहा है वर्ब से, ये कि जो काम करने से पता चल रहा है वो है बॉट अ बुक। तो ये बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिससे यानी किसके लिए खरीदी? नोरीन के लिए। ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया कि वो बुक है, और किसके लिए खरीदी है? वो नोरीन के लिए। वो इनडायरेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट अ बुक और इनडायरेक्ट नोरीन। ठीक है। तो a book is in this sentence is a direct object and indirect object is the recipient. recipient mean वसूल करने वाला, लेने वाला ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने वाला होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द अबव सेंटेंस नोरीन इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नोरीन जो है वो रेसिपिएंट है। ठीक है। नोरीन वसूल कर रही है या ले रही है वो बुक, तो शी बॉट नोरीन अ बुक, उसने नोरीन के लिए एक बुक खरीदी। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है SVOC, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक वर्ड या फ्रेज हो सकता है, स्पेशली नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब और एन मेन वर्ब इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यानी जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब
के बाद यूज़ हों उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो भी लिंकिंग वर्ब या जैसे सीन्स, बेटर, गुड, ये इससे पहले इसके बाद जो भी यानी फ्रेज़ या वर्ड यूज़ होता है, फ्रेज़ हम इसको बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके मिलाने से जो फ्रेज़ बनती है, या कोई भी वर्ड अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई एक मिसिंग है तो वो जो है उसको हम वर्ड बोलेंगे, और वर्ड या फ्रेज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही लेफ्ट द डोर ओपन। यहाँ पे ही लेफ्ट जो है वो वर्ब है। ये जो लेफ्ट वर्ब है यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, और ऑब्जेक्ट है द डोर ओपन, ठीक है। तो ही लेफ्ट द डोर ओपन, ओपन जो द डोर ओपन फ्रेज़ है, तो ये भी, इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। और अगर सिर्फ वर्ड को हमने करना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास जो वर्ड होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास वर्ड होगा वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे, और अगर हम ऑब्जेक्ट और जो वर्ड है उसको मिला के फ्रेज़ का नाम देते हैं, फ्रेज़ भी उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही लेफ्ट द डोर ओपन या ही लेफ्ट द डोर ओपन, द डोर ओपन भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक्सरसाइज कीप्स यू फिट, यानी एक्सरसाइज आपको फिट रखती है। तो यहाँ पे कीप्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है, और यू फिट यानी आपको फिट रखती है, तवाना रखती है। तो यहाँ पे कीप्स यू फिट भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। Yes, here is the activity 1. Identify the underlined word as subject, verb, direct object, indirect object और complement, ठीक है। यानी हमें इन सेंटेंसेस में से हमने जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके बारे में बताना है कि वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन, तुलबा ने अपना सबक याद किया, ठीक है। लर्नड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे द लेसन है, द सब स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, लर्नड वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लर्नड द लेसन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी लर्नड क्या याद किया, लेसन, ठीक है। तो हमें वर्ब से पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है। तो वर्ब से जब हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में काम हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स लर्नड द लेसन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंडरलाइन वर्ड है द लेसन, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता। तो यहाँ पे दे वन क्या है, विन, वन ये वर्ब है, यानी काम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये वर्ब है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड है वर्ब। नंबर 3 इज़ वी टर्न द पेजेस, हमने पेजेस पलटे, यानी सफ़ात को पलटा। तो यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, यानी हम काम करने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट है। अच्छा, नंबर 4 माई ब्रदर गेव मी अ पेन, गेव मी आ पेन, ठीक है। गेव क्या दिया, पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी किसे दिया, मुझे, तो ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। तो टोल्ड क्या सुनाई, स्टोरी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन वर्ड। नंबर 6 है शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, यानी सब्जेक्ट वर्ब, और इसको हम वैसे तो ये एडजेक्टिव है लेकिन हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेंगे, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकती है, तो ये वर्ड है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। शी इज़ हैप्पी। अच्छा, नेक्स्ट है ही एट द चॉकलेट ग्रीडली,
ग्रेटली यानी बहुत यानी शौक़ से चॉकलेट उसने खाई, या बहुत यानी बेसब्री से चॉकलेट खाई, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रेटली जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। शी एट द चॉकलेट ग्रेटली, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चॉकलेट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है आई एम हेल्दी, मैं सेहतमंद हूँ। तो आई एम क्या है, ये वर्ब है, तो ये इसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। ये यूजेस में जो, अच्छा, जिसमें एक्शन ना हो रहा हो उसको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। जिसमें यानी एक्शन ना हो उसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नाम भी दिया जाता है, तो ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी है राइट 5 सेंटेंसेस फॉलोइंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, यानी SVO ऑर्डर को जहन में रखते हुए हमने 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है आई हैव 2 कार्स, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इन वर्ब है, 2 कार्स ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 नंबर है और कार्स ऑब्जेक्ट है। 2 कार्स यानी वो मेरे पास 2 कारें हैं, ठीक। अच्छा, आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है ही ईट्स मैंगोज़, ही सब्जेक्ट है, ईट्स खाता है, यानी ये वर्ब है, मैंगोज़ आम, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ही ईट्स मैंगोज़, वो आम खाता है। अच्छा, शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है या जो वो खाना पकाती है, ठीक है। शी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि आप पहले आपको पता चला है कि 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अजहर गेव अ प्रेजेंट, ठीक है, यानी अजहर ने एक तोहफा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेव यानी क्या दिया, एक प्रेजेंट दिया, ठीक है। तो वो उसके बारे वर्ब से पता चल रहा है कि किसके बारे में ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अजहर गेव मी आ प्रेजेंट, ठीक है। अजहर ने मुझे प्रेजेंट दिया, यानी मुझे तोहफा दिया। तो यहाँ पे गेव मी मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी वर्ब का काम हो रहा है प्रेजेंट पे, यानी वो उसने प्रेजेंट दिया, ठीक है। और किसे दिया, मुझे, तो मुझे जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, इन द फर्स्ट सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है सब्जेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ये भी आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें आप इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर का यूज़ करते हैं तो फिर हम फाइनल पोजीशन पे हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, माई मदर बॉट मी शूज़, दिस इज़ अ सेंटेंस विच हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो माई मदर बॉट शूज़ फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमेशा फॉर या टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी जो है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बॉट के साथ शूज़ यानी ख़रीदे क्या चीज़, वो शूज़, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट सीखते हैं। यस, नंबर 3 एक्टिविटी है राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग द सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने यानी 2 ऑब्जेक्ट्स को यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेंट अ मैसेज टू मी, कि उसने मुझे मैसेज भेजा या पैगाम भेजा। ठीक है, सेंट अ मैसेज टू मी जो है वो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट का आपको पता चल गया होगा कि उसके साथ अगर टू या फॉर यूज़ करें तो वो इनडायरेक्ट होता है, और वर्ब के साथ जो काम हो रहा हो वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मदर कुक्स फूड फॉर मी, यानी माँ मेरे लिए खाना बनाती है या पकाती है। तो यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई बॉट अ कार फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक कार ख़रीदी। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब, अ कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। तो ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे कि वर्ब का पता चल रहा है कि किस पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, टू मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको पता चल गया होगा जिसके साथ हम टू या फॉर यूज़ कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव सेंट अ बुके टू हर, कि आपने उसे एक फूलों का गुलदस्ता भेजा है। यू सब्जेक्ट है, हैव सेंट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है, अब बुके वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा आई बेक्ड अ ब्रेड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक रोटी बनाई। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है, बेक्ड वर्ब है, अ ब्रेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है शी आयरन द क्लॉथ्स फॉर हिम, शी सब्जेक्ट है, आयरन यानी ये वर्ब है, द क्लॉथ्स कपड़े ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, यानी जो वर्ब का जिस पे काम हो रहा वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके साथ आप सिंपल जिसके साथ फॉर या टू का इस्तेमाल हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हमारे पास है नेक्स्ट फाइंडिंग एंड मार्किंग कीवर्ड्स इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अच्छा जब भी हमें कोई रीडिंग दी जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 4 स्किल्स पे बेस करती है, तो उसमें रीडिंग स्किल में जब हम कोई पैसेज रीड करते हैं तो एंड पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसमें से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, किस चीज़ का हमने आंसर करना है। ठीक है, तो हम उसको अंडरलाइन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी सवालात के जवाब देने के लिए यू विल फर्स्ट नीड टू रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को एहतियात से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, टू फाइंड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, जो उसके अहम जो की पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, उनको इम्पोर्टेंट नुकात जो हैं वो उनको मालूम करने के लिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। मार्क द कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एफिशिएंटली। जब हम क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उसको हम अंडरलाइन कर लें तो हमें उसका आंसर देने में हम उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से मौसर तरीके से एफिशिएंटली हम उसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, कीवर्ड्स यू अंडरलाइन आर यूजली नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब। ठीक है, यानी जब भी हम क्वेश्चन में कोई कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं वो मस्ट होने चाहिए कि नाउन, प्रोनाउंस और वर्ब। ठीक है, नाउन, प्रोनाउंस और वर्ब
वो तो मस्ट अंडरलाइन होनी चाहिए कि उनको हमने अंडरलाइन करना है. डोंट अंडरलाइन आर्टिकल्स ए एंड द एंड द prepositions, यानी आर्टिकल्स और preposition को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. अंडरलाइन adjectives एंड adverbs इफ़ necessary. अगर ज़रूरी हो तो हम adjective और adverb को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है. और preposition और आर्टिकल्स को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. अच्छा, अंडरलाइन द स्टेम वर्ड सच एज विच, हु, when, where to identify the focus of the question. यानी कि जो जिस पर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनको हम जो स्टेम वर्ड्स हैं यानी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, किस नोयत का क्वेश्चन हमसे हो रहा है. अच्छा, नेक्स्ट है बिलो द अंडरलाइन वर्ब राइट द नेम ऑफ द टेंस सो दैट यू मे यूज़ द टेंस इन द आंसर अकॉर्डिंगली. अच्छा, जब हम क्वेश्चन में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उसमें उसको हमने अंडरलाइन करना है, उसके नीचे हम सेंटेंस नेम लिखेंगे कि ये किस सेंटेंस की वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है. तो हमें आंसर करने में आसानी होगी उसी टेंस में, क्योंकि जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसी टेंस में आंसर देना होता है, ठीक है. तो जब हमें टेंस का पता होगा तो हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर मॉडिफाई कर सकेंगे, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल समराइजिंग ऑल द अबव पॉइंट्स, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं हाउ ओल्ड आर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की उम्र क्या है. तो हम जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हाउ ओल्ड, कि कितनी उम्र है, ठीक है. तो आर वर्ब टेंस है, यानी किस टेंस में पूछा जा रहा है हमें पता चल रहा है. और द चिल्ड्रन यानी नाउन है, ठीक है. तो हम ये जो हैं हमारे पास की वर्ड्स हैं, ठीक है. हमने किसको अंडरलाइन किया, हमने ये उसको स्टेम वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड्स को हाउ ओल्ड, ठीक है, ये स्टेम वर्ड है, इसको हमने अंडरलाइन किया यानी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है. और फिर हमने वर्ब टेंस यानी आर को अंडरलाइन किया है कि हमारे पास ये किस टेंस कौन से टेंस की ये वर्ब है उसको अंडरलाइन किया. और द चिल्ड्रन नाउन को हमने अंडरलाइन किया और हमें ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए और इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देने में हम यानी एफिशिएंटली हम इसका आंसर दे पाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. यस, हमारे पास एक्टिविटी है अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये एक क्वेश्चंस हैं और उसके हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी, यानी मागी जो है वो अपनी डायरी में क्या लिखती थी. तो व्हाट डिड ये हमारे पास स्टेम वर्ड है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे. मार्गी राइट, यानी मार्गी ने राइट किया, मार्गी नाउन है, राइट वर्ब है, इन हर डायरी, ठीक है, डायरी भी नाउन है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे. यानी हमने स्टेम वर्ड को और नाउन को और वर्ब को हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है. ये हमारे पास की वर्ड्स आ गए, तो इसके हम फिर इसका आंसर करने में हमें आसानी होगी. अच्छा, नेक्स्ट है हम इसका आंसर इस तरह भी यानी हमें इस तरह से आसानी होगी कि हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है और हमने किस के बारे में आंसर करना है. तो हमें पता चल गया कि मार्गी ने डायरी में कुछ लिखा है और उसने क्या लिखा था वो उसके बारे में हमने आंसर करना है, ठीक है. अच्छा, नंबर 2 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी व्हाट थिंग्स कौन सी चीज़ें, यानी ये हमारे पास स्टेम वर्ड आ गया. अबाउट द बुक यानी किताब के बारे में, अबाउट प्रपोजिशन है, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. द बुक नाउन है, ठीक है. डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी शी फाइंड स्ट्रेंज यानी उसने जो अजीब चीज़ें पाई, यानी इसमें ये प्रनाउन है और ये जो एडजेक्टिव है और वर्ब है उसको हमने अंडरलाइन किया. और ये हमारे पास की वर्ड्स आ गए, यानी आंसर करने के लिए हमारे पास की वर्ड्स ये हैं व्हाट थिंग्स द बुक शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कौन सी चीज़ें बुक में ऐसी थीं जो उसे अजीबोगरीब लगी, जो उसने अजीबोगरीब जिनको पाया, ठीक है. तो हमें आसानी होगी कि हमने इन चीज़ों के बारे में आंसर करना है. नंबर 3 है वेयर वाज मागी स्कूल, वेयर कहाँ, वाज मागी स्कूल, ठीक है. मागी
नाउन है, स्कूल भी नाउन है, यानी उसके बारे में बताया गया है। वेयर को हमने अंडरलाइन किया, और यानी जो क्वेश्चन वर्ड है या फिर उसको कह लें स्टेम वर्ड है, उसको हमने अंडरलाइन किया। मार्गिस स्कूल, और नाउन को हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो ये हमें कीवर्ड्स मिल गए आंसर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी टेक, यानी कौन से सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी ने लिए, टेक लिए। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी ने लिए, तो हमने इसको अंडरलाइन करने में हमें आसानी होगी उसका आंसर करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाई डिड दे टेक ऑनलाइन क्लासेस। वाई डिड यानी हमारे पास स्टेम वर्ड आ गया, क्यों, रीज़न है क्यों। ठीक है, तो दे टेक ऑनलाइन क्लासेस यानी वर्ब है, प्रोनाउन है, और फिर नाउन है, ऑनलाइन क्लासेस नाउन। ठीक, दे प्रोनाउन है, टेक वर्ब है। तो अब यहाँ पे हमने स्टेम वर्ड को और नाउन, ये प्रोनाउन वर्ब को हमने अंडरलाइन किया, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए आंसर करने के लिए। ठीक है, नंबर 6 है हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन बी डिफरेंट फ्राम द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे हाउ विल फ्यूचर एजुकेशन, यानी ये हमारे पास सारा का सारा स्टेम वर्ड आ गया, तो ये उसको हमने अंडरलाइन किया। बी डिफरेंट, डिफरेंट यानी एडजेक्टिव है, किस तरह मुख्तलिफ होगा। फ्राम द प्रेजेंट सिनेरियो यानी मौजूदा सूरत हाल से, ऑफ एजुकेशन तालीम की। ठीक है, तो ये एजुकेशन नाउन है, और प्रेजेंट सिनेरियो ये उसके एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये हमारे पास आ गए, यानी हम एडवर्ब और या एडजेक्टिव को भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स में। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, जो हम इसको देखते हुए आंसर आसानी से इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम इसका आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। लेट्स डू इट। यस, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हमने ये एक्टिविटी है, उसके बारे में हम ये जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, यानी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ये मालूमात देता है कि आने वाले वक्त में एक मखसूस टाइम में कोई काम कितना मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी विल हैव, शैल हैव जो है इसके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इसके सेंटेंस जो है वर्ब सेंटेंस उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दे विल हैव हेयर्ड द न्यूज़, वो ये खबरें सुन चुके होंगे। ठीक है, तो विल हैव से हमें पता चल जाएगा ये विल हैव हेयर्ड कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, विल हैव के साथ जो पास्ट पार्टिसिपल लगे उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव हियर्ड द न्यूज़, उन्होंने ये खबरें नहीं सुन चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, और इंटरॉक्टिव बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, विल दे हैव हियर्ड द न्यूज़, क्या वो ये खबरें सुन चुके होंगे। ठीक है, तो क्या वो ये खबर सुन चुके होंगे, इस तरह होगा। तो ये जो है इंटरॉक्टिव हो गया। ठीक, तो आपको ये एक तरह से उस सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल गया कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरॉक्टिव में हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट हम इसी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास द फार्मर विल हैव ऑप्शन दी हुई हैं, विल हैव या विल हैज़। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो प्लॉट द फील्ड, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल हैव। ठीक है, क्योंकि हमने ये रूल है कि विल हैव या शैल हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो हैज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसलिए विल हैव को टिक लगाएंगे। नंबर 2 है दे विल वन या विन द मैच, वो मैच जीतेंगे। तो यहाँ पे विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसके साथ हम विल के साथ विल लगाएंगे।
विन, ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3 है यू विल शैल, 2 ऑप्शन है हमारे पास, हैव अराइव्ड बाय ट्रेन, तो विल हैव अराइव्ड, ठीक है। तो शैल जो है वो सिर्फ आई विल के साथ हम यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं, ठीक है। यू विल हैव अराइव्ड बाय ट्रेन, ठीक। अच्छा, नंबर 4 है द बॉय विल को हम करेंगे, पहले भी आपको पता है कि आई विल के अलावा सबके साथ विल लगता है, तो द बॉय विल हैव स्पेंड द मनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दे विल हैव, हैज़ नहीं आएगा, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वी शैल हैव क्रॉस द चैनल, हम ये रास्ता पार कर चुके होंगे, ठीक है। नंबर 7 यू शैल विल, तो हम क्या लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई विल के साथ शैल, बाकी द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन विल फॉलोड बाय विल, ठीक है। तो यू विल हैव वॉच द डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, नेक्स्ट है शी विल हैज़ और हैव, तो यहाँ पे हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव मेड अ डिसीजन बाय देम। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 9 आई शैल विल हैव, अच्छा तो हम यहाँ पे शैल लगाएंगे, आई शैल हैव रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँगा। अच्छा, नंबर 10 है ही विल हैव रिसीव्ड माई गिफ्ट, यानी ही विल हैव रिसीव्ड, इसके साथ विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, तो ही विल हैव रिसीव्ड को हम टिक करेंगे, तो माई गिफ्ट, उसने मेरा गिफ्ट तोहफ़ा वसूल कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इसी टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उसको हमने चेंज करना है सॉरी। नंबर 1 है दे हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, उन्होंने एक बड़ा शानदार घर तामीर किया, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम चेंज करेंगे तो हम करेंगे दे विल हैव बिल्ट अ ग्रैंड हाउस, ठीक है, उन्होंने एक शानदार घर तामीर कर लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, तो अब ये इसको हमने फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम सिंपल ये करेंगे वी विल हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके होंगे, ठीक है। नंबर 3 है ही हैज़ मूव्ड इनटू हिज न्यू हाउस, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव मूव्ड इनटू द न्यू हाउस, ठीक है, वो नए घर में शिफ्ट मुंतकिल हो चुके होंगे या जा चुके होंगे। नंबर 4 है दे रिस्टोर द पावर सप्लाई, उन्होंने पावर सप्लाई बहाल कर दी होगी, यानी या बिजली सप्लाई बहाल कर दी होगी, तो यहाँ पे उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, दे विल हैव रिस्टोर्ड द पावर सप्लाई, ठीक है, पहले सिंपल पास्ट टेंस में था दे रिस्टोर्ड, तो यहाँ पे दे विल हैव, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अच्छा, नंबर 5 है शी विल पेंट द पिक्चर, वो तस्वीर पेंट करेगी, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए शी विल हैव पेंटेड द पिक्चर, यानी विल हैव पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे और वो ये तस्वीर पेंट कर चुकी होगी, ठीक है। नंबर 6 है दे रिपेयर्ड द रोड, उन्होंने सड़क तामीर की, तो अब इसको चेंज करेंगे दे विल हैव रिपेयर्ड द रोड, उन्होंने एक सड़क तामीर कर ली होगी या मरम्मत कर ली होगी, रिपेयर्ड मरम्मत कर ली होगी। अच्छा, नंबर 7 है वी हैव कम बैक फ्राम द स्टडी टूर, हम मुतालियाती दौरे से वापस आ चुके हैं,
तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह चेंज करेंगे, वी विल हैव कम बैक फ्रॉम द स्टडी टूर, हम मुतालियाती दौरे से वापस आ चुके होंगे। ठीक है। नंबर 8 है यू विल हैव लॉक द डोर, यानी आप दरवाज़ा लॉक कर चुके होंगे, कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो यू विल हैव लॉक द डोर। ठीक। अच्छा, नंबर 9 है आई विल हैव इन्फॉर्म दैम, तो ये जो है सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है, इसके साथ आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड, थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड दैम। ठीक है, हम उन्हें मतलब कर चुके होंगे या इतला दे चुके होंगे। अच्छा नंबर 10 है वी शैल हैव विन द मैच, यानी शैल हैव, जब रूल है कि शैल हैव या विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, तो यहाँ पे हम वी शैल हैव वन द मैच। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बारे में हमने ये जानना है कि फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज टू आर मोर रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, यानी फ्रेज जो है वो दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वर्ड्स से पर मुश्तमिल होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मुश्तमिल नहीं होता। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। द सब्जेक्ट वर्ब पेयर इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक सेंटेंस बनाने के लिए लाजमी चाहिए होती है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आफ्टर लंच यानी खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स यानी नीचे उतरते हुए या सीढ़ियों से नीचे जाते हुए। ठीक है, तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं एज स्ट्रेट एज एन एरो, यानी इतने सीधे जैसे के तीर। तो ये जो हैं ये हमारे पास फ्रेजेस हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, और फ्रेज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज भी टू टाइप्स की होती हैं, यहाँ पे देखिए क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होगा और ये एक इसमें किसी काम या किसी भी सिचुएशन की, सब्जेक्ट की हालत के बारे में बताया गया होगा, तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ती हूँ। दे केम, वो आए। सॉरी, यहाँ पे स्टोरी यानी एक जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट, उसकी हालत बताई हुई है कि वो क्या कर रहा है, वो एक स्टोरी, एक कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, उसने एक कहानी पढ़ी, मैंने एक कहानी पढ़ी, तो ये यानी हमें स्टेट ऑफ द माइंड हो गया या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम क्लास बोलते हैं। दे केम, वो आए। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, यानी टू टाइप्स की क्लासेस होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अच्छा, और जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लास, वो उसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब वो पूरा सेंटेंस वो हमें मिल जाता है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर नामुकम्मिल है, इसलिए जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे तो फिर वो हमारे पास एक सेंटेंस होगा। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो एक सेंटेंस के तौर पे हम उसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई रीड द पोएम, मैंने नज़म पढ़ी। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम एक सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे इन्हिसार करती है, इसलिए हम उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आफ्टर आई फिनिश्ड इट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, हम यानी ये ख़त्म करने के बाद हमें ये पता नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है
और वर्ब भी है, लेकिन ये सेंटेंस हम इसलिए इसको नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये इसके आगे क्या सेंटेंस होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसको यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर जो है ये वो अधूरा है, तो इसलिए हम इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। आई रीड इट अगेन, यानी जब तक मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो हैं ये दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस का नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक आइडिया है, जो एक थिंकिंग है वो क्लियर है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस होगा। और सेंटेंस जो है वो अमूमन कोई भी एक कंप्लीट आइडिया या थॉट के बारे में बताता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू कन्वे अ कंप्लीट आइडिया, ठीक है। यानी सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का, अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे एक मुकम्मल ख्याल या सोच के बारे में बताता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 क्लॉजेस, यानी एक सेंटेंस में एक या दो से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। ही रोट अ पोएम, यानी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने एक नज़म लिखी, ठीक है। ही रोट अ पोएम एंड आई रीड इट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। ही रोट अ पोएम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई रीड इट, और मैंने इसे पढ़ा, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ही रोट अ पोएम विच इज़ इन इंग्लिश। ही रोट अ पोएम, ये इंडिपेंडेंट हो गई, और विच इज़ इन इंग्लिश ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको हम दूसरा सेंटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट है वो सेंटेंस उसको कह सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसको हम सेंटेंस का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, राइट वेदर द ग्रुप्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, जो दूसरा ये हैं ग्रुप्स हैं, वो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब मेंशन है, तो ये हमारे पास क्लॉज आ गई, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब का मस्ट होना लाजमी है क्लॉज के लिए, और फ्रेज के लिए सेंटेंस वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 है वी कुड नॉट ओपन द डोर, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारे पास क्लॉज है। नंबर 2 है नोकिंग द डोर, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और फ्रेज भी नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रेज है। नंबर 3 शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, यानी सब्जेक्ट इसमें शी है और पुट वर्ब है और बाकी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्लॉज है। क्लॉज के लिए जो मेन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी हो, ठीक है। नंबर 4 है वाई लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी ये वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन नहीं है। नंबर 6 आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तो ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन हुए हैं। अच्छा, नंबर 6 फॉर हाफ एन आवर, ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। नंबर 7 पुट इट हेयर, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये भी फ्रेज है। नंबर 8 वेरी सून दिस इवनिंग, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का जिक्र नहीं है, तो ये फ्रेज है। नंबर 9 यू हैव नो लीगल राइट टू क्लेम इट, तो इसमें सब्जेक्ट यू है और वर्ब हैव जो है वो वर्ब है, तो इसमें क्लेम भी है, मेन वर्ब भी है इसमें, तो ये क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 है आई सा पैसेंजर विद अ हैवी बैग, मैंने एक मुसाफिर को एक भारी बैग के साथ देखा, तो ये इसमें सब्जेक्ट आई है, वर्ब सा है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन है, तो ये हमारे पास क्लॉज है। अच्छा, नंबर 11 है नॉट रेडी, तैयार नहीं, तो ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन नहीं है, तो ये फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेव द ड्राउनिंग बॉय, इन डूबते हुए बच्चे को बचाओ, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। अच्छा, इसमें
डिपेंडेंट क्लासेस जो होती हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लास को तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं उसमें क्या होता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, और ये यूजुअली बिगिन होते हैं, शुरू होते हैं इस तरह के अल्फाज से, फॉर एग्जांपल सच एज विच, दैट, हु, व्हेन, इफ़, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनलेस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज आमतौर पर इन अल्फाज के साथ स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों यानी क्लॉजेज के साथ मिलकर हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, तो हमने उनको डिपेंडेंट क्लॉजेज को अंडरलाइन करना है जो ये सेंटेंस में मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1 है वी सा अ टीचर हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपको पहले पता चल गया कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो किन अल्फाज से शुरू होती हैं, तो यहाँ पे हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, यानी हमने एक उस्ताद को देखा जो स्क्रीन पर नमूदार हुआ या जाहिर हुआ, ठीक है। हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट, यानी तस्वीर की तरफ देखो जो टेक्स्ट से नीचे है, यानी जो मजमून से नीचे है, ठीक है। बिलो द टेक्स्ट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, नंबर 3 है कॉल अस व्हेन यू नीड हेल्प। व्हेन यू नीड हेल्प, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें ये जो क्लॉज है ये व्हेन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यू विल बी लकी, आप लकी होंगे इफ़ यू विन दिस अवार्ड, अगर आप ये अवार्ड जीतते हैं, तो ये जो है इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज का नाम देंगे। नंबर 5 है वी थैंक द होस्ट बिफोर वी लेफ्ट, हमने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया बिफोर वी लेफ्ट, रवाना होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वी लेफ्ट, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ द पोएम, ये वो पोएम है, ये पोएम है, नज़म है, दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, जो कि हमें ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। तो दैट आई हैव टू लर्न बाय हार्ट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 7, नंबर 7 लुक बिफोर यू लीप, यानी छलांग लगाने से पहले सोचो, या कोई भी काम करने से पहले सोचो, सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो, छलांग लगाने से पहले देखो। लुक बिफोर यू लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, लुक देखो, यानी छलांग लगाने से पहले देखो, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले देखो। अच्छा, ये बिफोर यू लीप, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। अच्छा, नंबर 8 है वी शैल गो होम, हमें घर जाना होगा, हम घर जाएंगे व्हेन द गेम इज़ ओवर, जब खेल ख़त्म होगा, ठीक है। व्हेन द गेम इज़ ओवर, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक। तो ये हमारे पास जो अंडरलाइन है ये हमारे पास सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अच्छा, ये आज हमारा यानी वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें हमने सारे यानी फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लासेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बारे में हमने जाना है। तो ये जितने भी यानी वोकैबुलरी और ये ग्रामर से रिलेटेड जो हमारे पास एक्टिविटीज़ थी वो हमने सॉल्व की हैं, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट एफिशिएंटली, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स टू यू। एंड if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may see the new notification of new lesson. Okay, remember, means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.